हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास है कोशिका संरचना और कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस पर मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 200 के आसपास क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और जिनके आगे भी आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सेल संरचना और कार्य, इससे रिलेटेड अगर आपको थ्योरी की क्लास भी चाहिए तो मैं इससे पहले 2 वीडियो इस पर बना चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप पहले वो वीडियो देखो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, सारे कंसेप्ट जो सेल से रिलेटेड है वो सारे समझ में आ जाए। एमसीक्यू क्वेश्चन से उनको आप अच्छे से सोल्व कर पाओ। तो इस क्लास में मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको जो सेल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो भी मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस के साथ साथ समझाता चलूँ, क्लियर करता चलूँ। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक स्किप नहीं करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए। सीईटी, आरपीएससी, ईएमओ, एमओ, आरएएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरबीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें ये टॉपिक हो कि कोशिका की संरचना और कार्य। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज किसने की थी? वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने, पुरकिंजे ने, स्लाइडन और स्वान ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो देखो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉक में प्लांट सेल को देखा था और डेड सेल को देखा था। पुरकिंजे, स्लाइडन और स्वान और रॉबर्ट ब्राउन, इनके बारे में हम बात करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को, तो इनके बारे में बात करेंगे हम। तो देखो सही आंसर यहाँ पर रॉबर्ट हुक है और 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी को देखा था सर्वप्रथम कोशिका को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? वह कोशिकांग है जिसे कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या रिक्तिका या नाभिक। तो सही आंसर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेक्रेशन का काम करता है इसका। रिक्तिकाएं जो होती है ये इनका काम टर्डिटी को मेंटेन करना है। न्यूक्लियस जो कंट्रोल रूम कहता है। तो इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने की थी। और तो ये याद रखना है आपको, किसने खोज की थी? अल्टमैन ने की थी 1886 में। और ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, इसकी दोहरी मेम्ब्रेन होती है। और बाह्य मेम्ब्रेन जो होती है वो चिकनी होती है, लेकिन जो आंतरिक मेम्ब्रेन है उसमें अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाती है। यानी जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसकी वो बिल्कुल चिकनी होती है, लेकिन जो आंतरिक मेम्ब्रेन है उसमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग्स बनते हैं, अंगुली के जैसे प्रवर्ध बनते हैं। इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं और इनके ऊपर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कोशिकीय श्वसन की क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एटीपी उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। जब डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। जब इस ग्लूकोज का अपघटन होता है श्वसन में तो यहाँ पर 36 एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कोशिका की ऊर्जा इकाई है, जिसमें से 34 एटीपी जो है वो क्रेब साइकिल के दौरान उत्पन्न होते हैं। और क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केवल 2 ही एटीपी जीव द्रव्य में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वहां से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी वह कौन सी संरचना है जिसकी वजह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? सही उत्तर क्या है यहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, कोशिका भित्ति की वजह से, कोशिका कला की वजह से या केंद्र की वजह से? तो किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो देखो कोशिका भित्ति की वजह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो एक डेड स्ट्रक्चर निर्जीव संरचना है, त्रिस्तरीय परत होती है, अपारगम्य होती है, ठोस और कड़ी संरचना होती है जो सुरक्षा का काम करती है, सेलुलोज से बनती है। क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर सही है ऑप्शन। वैसे क्लोरोप्लास्ट भी केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, संरचनाओं में कौन से युग्म पादप कोशिका और जंतु दोनों में पाए जाते हैं? यानी वह कौन से जो संरचनाएं हैं कोशिका अंग के जो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पहला है कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, तो न्यूक्लियस तो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अंतःपर्दीय जालिका
और कोशिका कल्ला, अंतपर जालिका ER यानी एंडोकुलम रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होती है, रफ और चिकनी। तो ये खुरदरी और चिकनी जो दोनों है, ये दोनों में पाई जाती है, दोनों कोशिकाओं में, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में। कोशिका की कल्ला यानी सेल मेम्ब्रेन, ये भी दोनों में पाई जाती है। तो सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, कोशिका कल्ला और कोशिका भित्ति। तो कोशिका कल्ला दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, दोनों में कॉमन है ये। अब देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कोशिका भित्ति के बारे में, कि पौधों में विकसित द्विस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जंतुओं में पर्णहरित का भी अभाव होता है, जबकि पौधों में पर्णहरित पाया जाता है। और पर्णहरित जो है वो एक पिगमेंट है, एक वर्णक है हरे रंग का, और ये जिस कोशिकांग में पाया जाता है उसको हम लवक कहते हैं, प्लास्टिड, और ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अंतःपर्दीय जालिका और कोशिका कल्ला दोनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में कौन पाचल थैली या डाइजेस्टिव बैग या आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहलाता है, यानी इनमें से वे कौन सा कोशिकांग है जिसको हम पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये राइबोसोम्स, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो यहाँ पर सही आंसर है लाइसोसोम। एकल भित्ति या एकल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है लाइसोसोम्स, और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का इनका डाइजेशन करने में सक्षम होते हैं। तो ये आत्महत्या की थैली है। आत्महत्या की थैली इसलिए कहलाती है क्योंकि कई बार जब डिस्टर्बेंस की वजह से या कोई इंजरी की वजह से अगर लाइसोसोम्स की अगर जो झिल्ली है वो ब्रस्ट हो गई, फट गई, तो वो अपनी कोशिका को ही डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने डी डवे ने 1955 में की थी। 1955 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? डी डवे ने की थी। और इस कोशिका के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1974 में। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका कार्य कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। जो अनावश्यक पदार्थ है उनको तोड़ देना है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कोय में होता है। गोल्जी कोय से लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लाइसोसोम्स कहते हैं। ये झिल्ली पुट्टिका संरचना युक्त होती है, यानी इसमें पुट्टिका पाई जाती है, वेसिकल्स पाई जाती है, जो सविंस्टन विधि के द्वारा गोल्जी काय से बनते हैं। यानी गोल्जी काय से ही जो है ये अलग होकर गोल्जी काय की जो पुट्टिकाएं हैं, जब उनमें पाचक एंजाइम भर गया, उनके ऊपर एकल संरचना बन गई, तो सविंस्टन विधि के द्वारा गोल्जी काय से बनते हैं। ये प्रतिकृत लयनकारी पुट्टिकाओं में इस प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम, सभी जो जल अपघटनीय एंजाइम्स है वो, जैसे हाइड्रोलेजेज हाइड्रोजन्स को तोड़ने के लिए, लाइपेज यानी वसा को तोड़ने के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने के लिए, और हाइड्रोलेजेज जो वाटर को तोड़ने के लिए। तो ये सभी प्रकार के जो लयनकारी या विघटनकारी एंजाइम्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए, आरएनए, उन सभी का पाचन में सक्षम होते हैं। यह अंततः कोशिकीय पाचन में मदद करता है। तो ये लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है जो गोल्जी काय से बनता है, और ये इसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं जो इन सभी को, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी को पाचन करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? वह कौन सा कोशिकांग है जो अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में मदद करता है कोशिका में, जिनका काम होता है कि वो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करें? तो लाइसोसोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःपर्दीय जालिका है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है? तो देखो इसका सही आंसर जो है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो जिसमें पाचक रस पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जो अनावश्यक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उन सबको विघटन करना, उन सबको तोड़ने का ये काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है, कोशिका का शक्ति क्रिया। अंतःपर्दीय जालिका ये कोशिका के अंदर परिवहन का काम करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सेक्रेशन का काम करता है या परिवहन में भी सहायता करता है। तो इसका सही आंसर हो गया लाइसोसोम। कोशिका में निम्न में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? ये जो कोशिकांग है इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें दोहरी झिल्ली अनुपस्थित है, दोहरी झिल्ली नहीं है? देखो कोशिका के चारों तरफ जो कोशिका कला होती है वो भी दोहरी झिल्ली है। केंद्र के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, केंद्र कला, वो भी दोहरी झिल्ली है। लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोहरी मेम्ब्रेन है केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली होती है, बाहर वाली चिकनी होती है, और अंदर वाली में प्रवर्ध यानी उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं। हरित लवक इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मैंने आपको बताया कि एकल झिल्ली से
घिरी हुई गोल गोल संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं? ये रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं? दो अलग अलग तल इसमें पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है कि गोल्जिका है कि लवक है कि लाइसोसोम्स है? तो इसका सही आंसर जो है वो है गोल्जिका है। गोल्जिका में सरूपण और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, देखो थोड़ा सा। कैमिलियो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उन्होंने गोल्जिकाए नाम दिया। यानी कैमिलियो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में पहली बार गोल्जिकाए को देखा और इसका नाम गोल्जिकाए दिया। ये जालिकावत संरचना होती है इसमें, यानी इस तरह से जालिका नेटवर्क जैसे बनाती है और ऐसे स्टेक्स पाए जाते हैं नलिकार, और यहाँ पर ये वेसिकल्स है और ये सिस्टर्नी इसकी संरचनाएं पाई जाती है। तो गोल्जी बाद में उनकी नाम पर इसको गोल्जिका नाम दिया गया। ये केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं और इनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर शीर्ष और परिपक्वन सतह यानी उत्तलावतल श्रेष्ठ होती है। दो तरह की सतह, एक निर्माणकारी सतह है और एक जो है वो परिपक्वन सतह है। अंगक शिष्ट व ट्रांस सतह बिल्कुल अलग अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों सतह जो है वो अलग अलग है लेकिन आपस में जुड़ी रहती है। गोल्जिकाए का मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य को समेष्टित कर अंत कोशिका के लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रावित करना है। तो इसका काम जो है वो लपेट का समेशन करके, मतलब लपेट कर किसी कोशिका द्रव्य को या पदार्थ को लपेट कर उसको फॉलिकल्स में या टाणु के अंदर उसको लपेट कर कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना या कोशिका से बाहर स्रावित करना है। तो श्रावण का इसका मुख्य काम होता है। तो ये गोल्जिकाए के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न क्यों होती है? क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती जंतु कोशिका में, हरितलवक नहीं होते जंतु कोशिका में, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये ऑप्शन सही है। हरितलवक भी नहीं पाए जाते, ये भी सही बात है। तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स नहीं होते। हीमोग्लोबिन जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। एक बार इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं कि जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। सबसे बाहरी जो इसकी स्ट्रक्चर है, लेयर है, परत है, वो प्लाज्मा झिल्ली है। जबकि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जो कि डेड स्ट्रक्चर होती है, निर्जीव संरचना होती है और सेलुलोज की बनती है कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका में सेकंड पॉइंट है, जंतु कोशिका में हरितलवक नहीं पाए जाते, जिनमें पर्णहरित नाम का जो वर्णक पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये पौधों में पाया जाता है, इनमें हरितलवक पाए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि एक या दो तारक केंद्रों सहित सेंट्रोसोम होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम्स पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में कोशिका की मदद करता है, जबकि पादप कोशिका में दोनों शाप छत्र होते हैं न्यूक्लियस के दोनों तरफ, जिनको ध्रुवीय टोपी कहते हैं, यानी सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता। चौथा पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन जंतु कोशिका में पाए जाते हैं जबकि पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? कोशिका विभाजन का नियंत्रण करना, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना या हार्मोन का स्रावण करना। तो देखो, कोशिका विभाजन का नियंत्रण सेल के अंदर न्यूक्लियस करता है, केंद्रक करता है। कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, ये भी नियंत्रण का काम है जो न्यूक्लियस करता है, इसको कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है केंद्रक को। प्रोटीन संश्लेषण ये राइबोसोम का काम है और हार्मोन का संश्लेषण ये भी राइबोसोम का काम नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना है। ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है और प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। या तो ये जीव द्रव्य में ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है या फिर ये जो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका उसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। तो देखो, राइबोसोम की बात करते हैं कि आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है तथा कोशिका में ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, यानी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाया जाता है या अंतःप्रदेश जालिका अथवा न्यूक्लियस कला के साथ संयुक्त होता है। इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पेलेट ने की थी। तो जॉर्ज पेलेट ने जंतु कोशिका में इसकी खोज, राइबोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषण वर्णक होता है वह कौन सी होती है? यानी वह कौन सी कोशिका संरचना है, कौन सा कोशिकांग है जिसमें प्रकाश को अवशोषित करने के लिए
वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। तो प्रकाश को अंतःप्रदेश जालिका या न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कौन सा वह अंग है जो प्रकाश अवशोषण वर्णक रखता है? तो सही आंसर यहाँ पर हरित लवक। हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, यानी पर्णहरित कहते हैं। तो वह वर्णक है, उसके अंदर यह कैपेसिटी है कि वो सूर्य का प्रकाश को अवशोषित कर सके और उससे को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का काम करता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि क्लोरोफिल जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल पर्णहरित हरित लवक हरे रंग के होते हैं जो पौधे की पत्तियों में और तनों में पाए जाते हैं, जो हरे रंग के पार्ट है उनमें पाए जाते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्वों से बनते हैं, यानी इसमें मैग्नीशियम भी होता है। इसका भी अलग से क्वेश्चन बनता है। हरित लवक जो है उसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नाम का प्रकाश अवशोषण वर्णक पाया जाता है, जिसके अलावा इसमें कैरोटीन और जेंथोफिल नाम के सहायक वर्णक भी पाया जाता है। तो पर्णहरित तो है ही है, इसके साथ साथ इसमें और भी वर्णक पाए जाते हैं जिसमें कैरोटीन है और जेंथोफिल भी। और हरित लवक का मुख्य काम जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है पौधों में तो वहाँ पर पर्णहरित जो है वो सौर ऊर्जा को अवशोषित करके मदद करता है इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये सूर्य के प्रकाश में और हरित लवक क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, भोजन बनाते हैं C6H12O6। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस भी जो है वो रिलीज होती है, ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में, मेलानिन के निर्माण में, रोडोप्सिन के निर्माण में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात करी थी क्लोरोफिल की कि क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होते हैं। तो मैग्नीशियम का उपयोग क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल बनाती, तो सही आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो किस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में, श्वसन में, या श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में? तो देखो श्वसन में जो है ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण तो दोनों एक साथ आ गए ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण ठीक है यहाँ पर, और श्वसन एवं उत्सर्जन तो ये भी गलत है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया आपस में होती है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है इनकी अभिक्रिया होके और यहाँ से हमको भोजन यानी ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन जिस प्रक्रिया में मुक्त होती है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें पौधे स्वयं में उपस्थित क्लोरोफिल और प्रकाश के उपस्थिति में अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते और ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करते और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल लेकर ये क्रिया संपन्न करता है। तो ये इसकी अभिक्रिया है कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 12 अणु जल के आपस में अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पर पर्णहरित की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये होती है। और फिर C6H12O6 ये ग्लूकोज बनता है और साथ में जल के अणु भी बन रहे, 12 में से 6 बन रहे, यानी 6 जल के अणु यहाँ पर काम में आ गए और 6 अणु जो है वो ऑक्सीजन के रिलीज किए जाते हैं। तो ये श्वसन की विपरीत अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होगा, ये प्रक्रिया जो है ये अभिक्रिया उल्टी दिशा में हो जाएगी। श्वसन में क्या होता है कि जो पचित भोजन है ग्लूकोज है C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये श्वसन है और ये नीचे वाली अभिक्रिया जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर इनमें से कौन सा सही है ये हमें पता करना है। तो ये पहला है स्टेटमेंट है कि ये किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना है, और दूसरा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो कौन से स्टेटमेंट पहला, दूसरा, तीसरा कौन से यहाँ पर सही है ये हमें पता करना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है कि ये किसी भी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, स्मॉलेस्ट इकाई होती है, ये सबसे सूक्ष्म क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है ये। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कॉर्क में मृत कोशिका को इन्होंने देखा था। और सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा की होती है और ये जीवाणु है, और सबसे बड़ी जंतु कोशिका में शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।
तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये जो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं इन पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन एक कोशिकीय यूनिसेलुलर संरचना का उदाहरण है, ये हमें बताना है कि इनमें से एक कोशिकीय संरचना कौन सी है जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। तो ऑप्शन पहला है अमीबा, बी है पैरामीशियम, तीसरा है WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो रक्त में पाई जाती है, और मुर्गी का अंडा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो अमीबा है, अमीबा से शुरू करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जल में पाया जाने वाला जीव है जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। पैरामीशियम भी पानी में पाया जाता है और ये भी एक कोशिकीय संरचना है। ये दोनों एक कोशिकीय जीव है। श्वेत रक्त कणिका ये एक कोशिका है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है। ब्लड में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्ताणु, दूसरी है श्वेत रक्ताणु या श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, और तीसरी है प्लेटलेट्स। तो ये भी एक सिंगल कोशिका है। और मुर्गी का अंडा, देखो मुर्गी का अंडा ये भी एक एकल कोशिका का उदाहरण है, युग्म कोशिका है, जनन कोशिका है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अब देखो एकल कोशिका की और बहु कोशिका की बात करते हैं थोड़ी सी। एकल कोशिका से बनी संरचना एक कोशिकीय संरचना कहलाती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कणिका, ये सभी एकल संरचना के उदाहरण है। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बनता है तो उनको बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर कहा जाता है, और जिनका शरीर एक ही कोशिका से बनता है उनको एकल कोशिकीय सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर कहा जाता है। एकल कोशिका जीवों में एकल कोशिका ही होती है और इनका मूलभूत जो भी कार्य है, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है या वृद्धि है, प्रजनन है, ये सारी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, जो कि बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूहों के द्वारा संपन्न किया जाता है। और यही जो कार्य है, ये बहुकोशिकीय जो जीव है उनमें अलग अलग कोशिकाओं के ग्रुप यानी उत्तकों के द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे श्वसन के लिए अलग वहाँ पर कोशिकाएं हैं, अलग उत्तक है, अलग उसके लिए अंग बने हुए, अलग सिस्टम बना हुआ, तंत्र, श्वसन तंत्र अलग है, उत्सर्जन तंत्र अलग है, वहाँ की कोशिकाओं का काम उत्सर्जन का काम है, वृद्धि, प्रजनन, ये सारे काम अलग अलग कोशिकाओं के समूह या अलग अलग अंगों के द्वारा संपन्न होता है। जबकि एकल जीव में केवल एक ही कोशिका सारे काम करती है, वही उत्सर्जन करती है, वही रेस्पिरेशन करती है, वही पोषण, वृद्धि, सारे काम एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो किसी भी कोशिका के जो मूल घटक है वो यही है कि सबसे बाहर की तरफ एक कोशिका झिल्ली होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, फिर अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है, और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और जो कोशिका द्रव्य है इनको मिलकर एक साथ हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस केंद्रक, इन दोनों को एक साथ कह के हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स होती है। सबसे बाहर की तरफ जो है वो ये कोशिका झिल्ली है, ये बीच में केंद्रक है, और यहाँ पर जितने भी अंगक और जो बाकी जो मटेरियल है वो सारा क्या कहलाता है, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब इनके संदर्भ में स्टेटमेंट है, इनकी हमें बात करनी है। इनमें से कौन सा सही है ये हमें पता करना। तो देखो पहला स्टेटमेंट है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एम घेरे हुए माध्यम सराउंडिंग मीडियम से अलग करती है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो एक कोशिका का जो घेरा हुआ माध्यम है उसको दूसरी कोशिका के माध्यम से अलग करने का काम करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि कोशिका झिल्ली, ये जैसे कोशिका झिल्ली है तो इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में केंद्रक है, इसके बीच में यहाँ पर जेली जैसा तरल पदार्थ जो पाया जाता है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती है ये, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सारी वसा इन सब से मिलकर बनता है। तो ये जो जेली जैसा पदार्थ है इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है, और जो बीच में एक जो केंद्रक है इस केंद्र के अंदर जो है वो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स स्थित होते हैं। तो गुणसूत्र जो है वो जेनेटिक की इकाई होती है, यानी जिनके द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति होती है वो गुणसूत्रों के द्वारा होती है। गुणसूत्रों पर डीएनए, डीऑक्सीराइबो डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के जो फंक्शनल पार्ट है उनको जीन कहते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो उपयुक्त तीनों कथन सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। कोशिका के विभिन्न संघटक कोशिका द्रव्य और केंद्रक एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध रहते हैं। तो एक झिल्ली होती है बाहर, उस झिल्ली के द्वारा केंद्रक और जो
केंद्र कोशिका द्रव्य वो घिरे हुए रहते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। बाहर जो झिल्ली है इसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से और घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। ये झिल्ली जो है वो सरंध्र यानी पोरस होती है, इसमें जगह जगह रंध्र पाए जाते हैं और चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी अर्ध पारगम्य है, चयनात्मक पारगम्य है, सिलेक्टिवली प्रीमेम्बल मेम्ब्रेन है। कुछ जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका जो अंदर बाहर आ जा सकते हैं आराम से, बाकी जो पार्टिकल्स है वो नहीं आ सकते। और विभिन्न पदार्थों के आवागमन का नियमन करती है कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर से अंदर आएगा, ये सारा नियमन का काम ये करती है। ये झिल्ली पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है और इसी की वजह से पौधों और जंतुओं की जो कोशिका है उसकी आकृति शेप बनती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम्स इत्यादि इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में यहाँ पर कोशिका द्रव्य होता है और ये जेली जैसा अर्ध सॉलिड होता है, लसलसा होता है, विस्कस फ्लूइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और सारे यहाँ पर जितने भी कोशिकांग है वो सारे यहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है कि केंद्रक गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य में स्थित होता है। जंतु कोशिका मध्य में स्थित होता है और पादप कोशिका में क्योंकि एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है इसलिए थोड़ा सा परिधि की तरफ खिसक जाता है। तो गोलाकार बीचों बीच, कोशिका के बीचों बीच जो गोलाकार है ये केंद्र है, केंद्र कहलाता है। और केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, यानी केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये केंद्र के अंदर जो मटेरियल है केंद्रक द्रव्य को इधर जो बाहर कोशिका द्रव्य इससे अलग रखने का, सेपरेट रखने का काम करती है। ये झिल्ली भी सरंध्र होती है, ये वाली झिल्ली भी पोरस होती है, सरंध्र होती है। तो यहाँ और ताकि अंदर बाहर आवागमन निश्चित हो जाए, तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जीवाणु कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जीवाणु कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित नहीं होता, अस्पष्ट केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक के अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियोलस और गुणसूत्र क्रोमोसोम्स स्थित होते हैं। केंद्र के अंदर एक घनी संरचना पाई जाती है, डेंस पार्ट पाया जाता है, इसको केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। और ये जब कोशिका विभाजन की अवस्था में आती है तो ये जो फाइबर है वो मोटे और छोटे होकर गुणसूत्र बना लेते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं, गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। ये वंशानुगत अथवा अनुवंशिक गुणों के साथ साथ कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण करते हैं। और गुणसूत्र जो है उनके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो जो है जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर एक साथ प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में पहला कथन है कि इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। विषाणु और नीले हरित शैवाल इसके उदाहरण है। तो कौन कौन सा सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या एक और दो दोनों सही है, और या फिर दोनों ही गलत है? तो देखो पहला स्टेटमेंट जो है ना कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये बिल्कुल सही है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वो अस्पष्ट होता है, सुविकसित नहीं होता और इसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, तो ये सही है। दूसरा है कि विषाणु और नील हरित शैवाल इसके उदाहरण है, ये स्टेटमेंट गलत है। विषाणु जो है उसमें वो कोशिका है ही नहीं, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो कोशिका की नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें झिल्ली पाई जाती नहीं है, वो अभी कोशिका के स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते। देखो कथन एक तो सही है क्योंकि ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके विपरीत जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आने वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नील हरे शैवाल इसके उदाहरण है, विषाणु नहीं है। जीवाणु और नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है। विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और न ही यूकैरियोटिक कोशिका, अतः कथन दो गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आने वाले यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आने वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं, जैसे प्याज और मानव की कोशिकाएं, ये बहुकोशिकीय कोशिकाएं जो है वो ज्यादातर यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती है। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, तो जंतु और पादप कोशिका के संदर्भ में इनके बारे में बात करें। पहला स्टेटमेंट है कि जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से अलग कोशिका भित्ति नामक आवरण पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि प्लास्टिड या लवक नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं लवक, वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। ठीक है, तो अवर्णी में कोई वर्ण या कोई लवक नहीं होता, कोई वर्णक नहीं होता, रंगहीन होता है। वर्णी में जो है वो लाल, पीले, नारंगी ये सारे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, और हरित लवक में केवल हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, जबकि पादप कोशिका में एक केंद्रीय रिक्तिका होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है कि पादप कोशिका में न्यूक्लियस के पास में एक बड़ी सी रसधानी होती है, रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में या तो रसधानी होती नहीं है, या होती है तो फिर वो छोटी छोटी और बिखरी हुई रहती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। इनमें से कौन कौन से सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्न में से कौन सी कोशिकाएं करती है? यानी वह कौन सी कोशिकाएं हैं जिनका काम संदेश स्थानांतरण है, मैसेज को शरीर में एक भाग से अगले भाग में पहुंचाने का काम करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? गोलाकार रक्त कोशिकाएं, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, तर्करूप पेशी कोशिकाएं, या उपयुक्त सभी? तो देखो, स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स यानी गोलाकार रक्त कोशिकाएं होती है, जो रक्त कोशिकाओं का काम होता है कि ऑक्सीजन को शरीर में एक भाग से दूसरे भाग पर ट्रांसफर करना। क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स है, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में, अपने साथ में ऑक्सीजन को बांध के इसको ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस तरह से। और लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, 9 सेल्स होती है, ब्रांच 9 सेल्स होती है, तो इनका काम होता है मैसेजेस को ट्रांसफर करना। ये हमारे जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, मस्तिष्क तक ले जाती है संदेशों को। मस्तिष्क से जो भी वापस संदेश आते हैं उनको वापस पेशियों तक, और इस तरह से। तो इनका काम होता था। सही ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तर्करूप पेशी कोशिकाएं, स्पिंडल फाइबर्स पेशी कोशिकाएं, ये मूवमेंट में ज़्यादातर मदद करती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया और पैरामीशियम उपयुक्त जीवों में से कौन से बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीव है? यानी इनमें से कौन कौन से जो एक से अधिक कोशिकाओं से बनते मल्टी सेलुलर है? देखो, अमीबा एकल कोशिका से बनता है, एक कोशिकीय। बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय, कवक जो है, फंजाई, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, जिसमें ऑप्शन 2 हो, ये ठीक है कि कवक जो है वो बहुकोशिकीय, बाकी सभी एक कोशिकीय। थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं कि ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है उनको एकल कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया एकल कोशिका के उदाहरण है। ऐसे जीव जिसमें अनेक कोशिकाएं समाहित होती है, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कवक, फंजाई, पादप और जंतु बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण है। कवक, फंजाई ये जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तो पादप ही, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होती, मर्तोप जीवी होते। पादप और जंतु कोशिकाएं जो है बहुकोशिकाओं के उदाहरण होते हैं। प्रत्येक एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से विकसित होता है, और इस प्रक्रिया में अनेक कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो ये एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि केवल यहाँ पर कवक जो है वो केवल बहुकोशिकीय है, बाकी सभी एकल कोशिकीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखो 2 सूचियाँ दी हुई है, 2 लिस्ट दी हुई है। एक में आपको आविष्कारक लिखा हुआ है और अगले में आविष्कारक लिखा हुआ है कि कौन सा आविष्कार किस आविष्कारक ने किया था। तो ये हमको पता करना है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? इनमें से रॉबर्ट ब्राउन, लुवेनहॉक, कैमिलो गोल्जी या रॉबर्ट हुक। फिर है कि सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जिसने पहली बार जीवित कोशिका को देखा था वो कौन था? रॉबर्ट ब्राउन था, लुवेनहॉक था, या गोल्जी था, या रॉबर्ट हुक था। केंद्र की खोज किसने की थी इनमें से? और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने की थी? तो देखो उनके बारे में बात करते हैं एक एक।
सबसे पहले कोशिका की खोज ऑप्शन ए, तो कोशिका की खोज इनमें से रॉबर्ट हुक ने की थी, ऑप्शन ये चौथा सही है 1665 ईस्वी में। अगला बात करते हैं कि सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को किसने देखा था। तो देखो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन उसने मृत कोशिका को देखा था, और पहली बार ल्यूएन हॉक ने जीवित कोशिका को तालाब के जल में देखा था। तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी के लिए। केंद्र की खोज सी, केंद्र की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। और ब्लेक रिएक्शंस विधि की खोज जो है वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी, और ब्लेक रिएक्शंस से ही गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति होती है और गोल्जी बॉडी काम करता है। तो इसके बारे में बात करते हैं इन सभी के बारे में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट जिसमें देखो ये सारी चीज़ें सही सही संतुलित हो जाए वो ऑप्शन हमको देखना है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तालाब में जीवित कोशिका को ल्यूएन हॉक ने देखा था, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और ब्लैक रिएक्शन की कैमिलियो गोल्जी ने की थी। तो इस तरह कौन सा जो सही है वो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, और ल्यूएक हॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्म दृष्टि से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। ल्यूएन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज भी की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इनको सूक्ष्म जैविकी का पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इनको कहा जाता है। तो सूक्ष्म जैविकी का पिता और जीवाणु विज्ञान का पिता इनको ल्यूएन हॉक को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया था, और कैमिलियो गोल्जी ने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने स्टैनिंग की क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी। इसी को ब्लैक रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्लैक रिएक्शंस विधि है ये अभिरंजन की विधि है, स्टैंड करने की विधि है, स्टैनिंग करने के लिए। जब हम कोशिका को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम स्टैंड करके, ताकि उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए, तो ये ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। और ये कैमिलियो गोल्जी ने बताई थी, जैसे बाद में गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय कहा गया। 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका कोशिका की संरचना पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1906 में कैमिलियो गोल्जी को सेंटियानो रेमोनी कजाल के साथ में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने एक तंत्रिका कोशिका की संरचना पर कार्य किया था। तो ये थे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंदर, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए, फिर हमें पता करना है कि इनमें से कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जेई प्रोकोंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म या जो जीव द्रव्य नाम था वो जेई प्रोकोंड ने दिया था, जो तरल पदार्थ पाया जाता है कोशिका में उसको। और दूसरा है कि एम स्लीडन एम टी स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत से है। तो इनमें से कौन कौन से सही है स्टेटमेंट? ए सही है, या दूसरा सही है, या ए बी दोनों, या दोनों ही गलत है? तो देखो बता दूं आपको कि जोडस स्लान और टी स्वान, इन्होंने जर्मनी के साइंटिस्ट है, 1838 और 1839 में टी स्वान और एम स्लीडन ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसको आगे विर्चो ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। और जेई प्रोकोंज ने कोशिका में स्थित जो तरल जैविक पदार्थ है उसको जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर ठीक है, सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब दोनों की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कि जेई प्रोकोंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था, परंतु जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन के द्वारा की गई थी। देखो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी, लेकिन इसको जीव द्रव्य का जो नाम है वो 1839 में जेई प्रोकोंज ने दिया था। 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका सिद्धांत मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया, आगे भी बताएंगे इसके बारे में। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन दोनों ने बताया कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका सजीव की सबसे सूक्ष्मतम संरचना जो उनकी क्रियात्मक और फंक्शनल यूनिट है। पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं से ही बनती है। ठीक है, तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो ये स्टेटमेंट जो है इस कोशिका सिद्धांत का कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, कोशिका विभाजन होता है उनमें, तो ये बात विर्चो ने कही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में
उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किस से निर्मित होती है? कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की जो झिल्ली है वो किस से बनती है? इसके बारे में ये है कि प्रोटीन से बनती है, वसा से बनती है, लिपिड से बनती है, या ए और सी दोनों से बनती है। तो देखो वसा और लिपिड दोनों एक ही चीज़ है वैसे। तो ये जो कोशिका की झिल्ली है दोहरी मेम्ब्रेन होती है ये, और ये प्रोटीन और लिपिड की पाई जाती है। इसमें दो परतें प्रोटीन की होती है और उनके बीच में एक परत जो है वो लिपिड की पाई जाती है। तो प्रोटीन और लिपिड, यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के रिगार्डिंग ये कुछ कथन है, बात करते हैं, इनमें से कौन से सही है ये पता करना है हमको। पहला स्टेटमेंट है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य यानी सिलेक्टिवली प्रीमेम्बल है। दूसरा है कि कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण और प्रासरण के माध्यम से होता है। और तीसरा है कि प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। कौन कौन से सही है ये पता करना है। देखो मैं बताऊं कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले कि कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, वो चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य सिलेक्टिवली प्रीमेम्बर होती है। ये बात बिल्कुल सही है। कोशिका के चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है दोहरी संरचना होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनती है, पोरस होती है, सरंध्र होती है। ये संरचना जो है वो अर्ध पारगम्य है। अपारगम्य यानी जिसके आर पार कोई नहीं जा सके, पारगम्य मतलब जिसके आर पार कोई भी जा सकता है, और अर्ध पारगम्य यानी कुछ जा सकते हैं। तो चयनात्मक पारगम्य है, सिलेक्टिव प्रीमेम्बर है। तो ये केवल कुछ अणुओं को अंदर आने देती है, कुछ अणुओं को अंदर से बाहर जाने देती है, लेकिन सभी अणु जो है इसके अंदर बाहर नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण और प्रासरण के माध्यम से होता है। जैसे बाहर से जल को अंदर जाना है, या अंदर से मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है, या ऑक्सीजन को बाहर जाना है, तो जो जल और गैसों का आवागमन कोशिका के अंदर और बाहर होता है तो ये विसरण और प्रासरण के माध्यम से होता है। ये बात भी सही है। अब विसरण और प्रासरण किसे कहते हैं तो बताऊँ आपको कि विसरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का या किसी अणु का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन करना या जाना, ये विसरण कहलाता है। जैसे मान लो हमने यहाँ अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती की खुशबू यहाँ से यहाँ तक फैल गई। क्यों? क्योंकि जो खुशबू के पार्टिकल्स है उनकी सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा, जहाँ अगरबत्ती जल रही है और यहाँ पर कम है। तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ किसी पदार्थ के अणुओं का जो आवागमन है, मूवमेंट है, उसको हम कहेंगे विसरण, डिफ्यूजन। और प्रासरण का मतलब है कि ये विसरण ही है। जब ये विसरण किसी कोशिका झिल्ली के थ्रू हो, कोशिका झिल्ली के आर पार अगर होता है तो इस विसरण को प्रासरण कहते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर जल की सांद्रता बाहर है, कोशिका के बाहर, और अंदर जल की डेफिशिएंसी कमी हो गई, तो जल के अणु विसरण के हिसाब से बाहर से अंदर जाएंगे। और किसके थ्रू जा रहे? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे, कोशिका झिल्ली के थ्रू जा रहे। तो कोशिका झिल्ली के आर पार, या कोशिका झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ, या कोशिका झिल्ली के आर पार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, उसको हम प्रासरण कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। गलत है। मृत कोशिकाओं में प्रासरण नहीं होता, क्योंकि मृत कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली मर गई है। कोशिका झिल्ली जीवित संरचना नहीं है। जब कोशिका झिल्ली यहाँ पर डेड हो गई है तो फिर प्रासरण होगा ही नहीं, केवल विसरण हो सकता है उनमें हो। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखो कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है और अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य कहा जाता है। स्टेटमेंट एक सही है। कोशिका में गैस और जल के आदान प्रदान, पोषण ग्रहण करना और कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर गमन करना सब विसरण के माध्यम से होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। इस प्रकार से जल के अणुओं की झिल्ली के आर पार आवागमन प्रासरण कहलाता है। और प्रासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि होती है। ये एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रासरण के द्वारा जल का ग्रहण करती है। पौधों के मूल द्वारा, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण का एक उदाहरण है। अतः कथन 2 भी सही है। यानी जल का विसरण प्रासरण के द्वारा ही मूवमेंट होता है। जड़ें के ऊपर जो मूल रोम पाए जाते हैं वो मृदा से, जमीन से जल का अवशोषण इसी प्रासरण विधि के द्वारा करते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं में प्रासरण के द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। तीसरा स्टेटमेंट गलत है।